जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। पिछले एक डेढ़ महीने से भारतीय राजनीति में जो इतनी जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है, ये एक तरीके से बड़ा ज्वार भाटा नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसकी हलचल जो है वो बहुत अंदर से चल रही थी। हम यूं कह सकते हैं कि एक सुनामी जो है वो हमें दिखाई देनी शुरू हो गई है, और ये सुनामी जो है इसका असर कम नहीं पड़ने वाला है। और ये जो एक डेढ़ महीने से जो चल रहा है, महाराष्ट्र से लेकर के जगदीप धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने तक, सोनिया गांधी के 2 बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होने से लेकर के आगे कहां कहां ये चीजें जाने वाली हैं, वहां तक इसकी योजना बहुत पहले से बन रही होगी, ऐसा मैं पक्के से कह सकता हूं। ये केवल एक डेढ़ महीने का इत्तेफाक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी 2014, मोदी 2019 और मोदी 2024। 2019 में जो समस्याएं हुई थी नरेंद्र मोदी जी के साथ में, यानी कि राजस्थान हाथ से गया था, मध्य प्रदेश हाथ से गया था, और साथ में छत्तीसगढ़ हाथ से गया था। 3 बड़े विधानसभा चुनाव जो लोकसभा चुनाव से पहले घटित हुए थे, तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तीनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हार लिए थे। चेहरा डेफिनेटली नरेंद्र मोदी का ही हुआ करता था। इसके बाद में यह कहा जाने लगा था कि हो सकता है कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर बनेगी, लेकिन उसको मेजोरिटी अकेले दम पर नहीं मिलेगी। और अगर मेजोरिटी अकेले दम पर नहीं मिलती है तो हंग पार्लियामेंट बनती है, और ऐसी स्थिति में लोग शपथ पत्र भी पढ़ने का अभ्यास करने लग गए थे, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या किसी और के। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की सरकार में भाजपा को पूरी तरीके से बहुमत मिलता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, वो बनते लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन हंग पार्लियामेंट की स्थिति में वाजपेयी जी का चेहरा सामने आया। ऐसी कोशिशें लोगों ने 2019 में की थी। मोदी जी 2019 की जो गलतियां थी, जो कमियां थी, उनमें से किसी को भी 2024 में दोहराने की किसी भी तौर पर मूड में नहीं है। वो एक फ्लाइट मोड पर, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक एरोप्लेन जिस तरीके से रफ्तार से चलता है, या फिर लड़ाकू विमान जिस रफ्तार से चलता है, वो अपने सियासी मोड में उस तरीके से अब पूरे तरीके से आ गए हैं, उस मूड में आ गए हैं। यानी कि अपने रिकॉर्ड्स को तो वो तोड़ना चाहते हैं, और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि 2024 के चुनावों में भारतीय राजनीति के अब तक के सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड्स जो भी रहे हैं, उनमें से किसी को तोड़ दिया जाए, उनमें से किसी को ब्रेक कर दिया जाए। सीटों की संख्या के हिसाब से बात करें या फिर परसेंटेज ऑफ वोट्स की बात करें, दोनों तरीके से। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं जो हलचल हुई है। महाराष्ट्र के केस के बारे में आपको मालूम ही है कि किस तरीके से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। गोवा के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि गोवा के बारे में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, और आगे आने वाले समय में गोवा में भी आपको चीजें जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। सरकार तो भाजपा की ही है, लेकिन साथ साथ में पूरी कांग्रेस जो है वो भाजपा में शिफ्ट हो जाए। और ऐसा केवल यही नहीं, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी आई बटन में आपको दूंगा, कि हर दल से शिंदे निकलेगा। और जो लोग इस बात को कहते हैं कि जहां पर कांग्रेस और भाजपा ही होती है, जिस राज्य में भाजपा को फायदा होता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों से भाजपा नहीं टकरा सकती है, मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस तो पहले ही साफ हो गई थी, चाहे आप 2014 की बात कर ले, 2017 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले, 19 के लोकसभा चुनाव की बात कर ले, तो वहां पर भाजपा लड़ी किससे? समाजवादी पार्टी से लड़ती है, बहुजन समाजवादी पार्टी से लड़ती है, ये तो क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं। तो वहां पर भाजपा का जो एक तरीके से रिजल्ट है, वो कैसा रिजल्ट है, जबकि योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी जी के बीच में टकराहट और एक तरीके से उनके बीच में परेशानियां पैदा करने का प्रयास, एक प्रोपेगेंडा हर तरीके से खड़ा करा गया। लेकिन इसके बावजूद भी रिजल्ट काफी हद तक अच्छा गया। ममता बनर्जी, वहां पर हो सकता है हम ये कहें कि वो भी चूंकि क्षेत्रीय राजनीति ही है, तृणमूल कांग्रेस को और कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भाजपा ने जो प्रदर्शन किया है वेस्ट बंगाल में भी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी पर अभी जो एक शिकंजा कसा गया है, उनको ये संदेश दे दिया गया है कि आप अकेले दम पर हमसे जितना लड़ना है लड़ लें, लेकिन गोलबंदी में शामिल नहीं होंगी। और इसी गोलबंदी में शामिल नहीं होने का परिणाम है कि राष्ट्रपति पद के लिए तो उन्होंने उम्मीदवार का समर्थन करने के बाद में जिस तरीके से अपने पत्ते वापस खींचे, और उपराष्ट्रपति पद के लिए तो साफ साफ डिक्लेरेशन ही कर दिया कि हम जो है वो विपक्ष के साथ में नहीं है। ये दोनों उदाहरण बहुत बड़े हैं। क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात आई गई है तो ये बात भी करता चलता हूं, द्रौपदी मुर्मू,
देखिए, किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति बनना अब तक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो है वो नहीं हुआ करती थी कि किसे बनना किसे नहीं बनना, जिसे भी इच्छा होगी बना देंगे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में उन्होंने खुद ने कहा था कि मैं सोनिया गांधी की रसोई में जो है वो काम किया करती थी और उसका परिणाम मुझे राष्ट्रपति पद के तौर पर मिला। ये उन्होंने खुद ने कहा इंटरव्यू में, किसी की कहीं दूसरी कहीं की बात नहीं है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के तौर पर जाना, ये सामाजिक और भौगोलिक तौर पर भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा आयाम सिद्ध होने वाला है। आप राजस्थान की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, आंध्र प्रदेश की बात कर ले, साथ साथ में पश्चिम बंगाल की भी बात कर ले। पश्चिम बंगाल वो 100% मुस्लिम वोट भी अगर ममता बनर्जी को मिल जाते हैं तो तब भी आदिवासी वोट अगर उनसे छिटक जाते हैं, अगर वो द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन कायदे से नहीं करती, जिस तरीके से हालांकि नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने उसका विरोध भी नहीं किया, तो फिर 100% मुस्लिम वोट के बावजूद भी ममता बनर्जी आगे किसी भी तरीके से नहीं जीत सकती थी। यानी कि एक सामाजिक और भौगोलिक आयाम जिसकी मैंने बात की है, इन सभी राज्यों में एक बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को केवल और केवल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करके उन्हें राष्ट्रपति बनवा करके ये नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। दूसरा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, यहां पर जाटों के बारे में, चाहे वह पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर ले, दिल्ली हरियाणा के बारे में बात कर ले, राजस्थान के बारे में बात कर ले, पंजाब के बारे में बात कर ले, जाटों के बारे में भाजपा के पास में कहने को बहुत कुछ नहीं था। जगदीप धनखड़ के बाद में भाजपा के पास में बहुत कुछ होगा कहने के लिए। ये दूसरा बड़ा स्टेप उनके द्वारा लिया गया है। घर घर तिरंगा, विपक्ष ने यहां भी बड़ा हल्ला मचाया कि आपने हमको साथ में क्यों नहीं लिया, लेकिन विपक्ष को किसी भी अभियान में साथ में लेते हैं तो वो अभियान पहले ही फेल होने लगता है। ऐसे में भाजपा अपने दम पर आती है, मोदी जी अपने दम पर काम करते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ने लगते हैं। घर घर तिरंगा भी उसका एक अच्छा खासा उदाहरण है। केसीआर, वहां पर बाढ़ आती है तेलंगाना में तो बाढ़ को भी विदेशी षड्यंत्र बताते हैं। इस तरीके से मोदी विरोध में इस समय जा रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। और बात समझ लीजिए कि भाजपा अब शहरों से गांवों की ओर बढ़ रही है। यात्राएं जो है वो तेलंगाना में शुरू हो चुकी हैं और कोई बड़ी बात नहीं होगी। पहले भी मैंने कहा था वीडियो में कि मिशन तेलंगाना जो है वो आगे बढ़ रहा है। 2023 में तेलंगाना के जो चुनाव होंगे उसमें केसीआर वापस से मुख्यमंत्री किसी भी तौर पे बन पाएंगे, इसमें बहुत बड़ा शक है। और भाजपा का नेता या फिर भाजपा नीति समर्थित कोई व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री बन जाए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात जो है वो नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से फंस चुके हैं। जिस तरीके से नई शराब नीति उन्होंने लागू की है, जिसके बारे में हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि पहले सबको फ्री में चीजें दो और उसके बाद में शराबें पिला करके उनसे लूटो, उड़ता पंजाब बनाओ। ये अरविंद केजरीवाल की नीति है जिसमें वो पूरे तरीके से फंस चुके हैं। सीबीआई के शिकंजे में कब गिरफ्तार हो सकता है मैं नहीं पता। मनीष सिसोदिया के बारे में जो कहा जा रहा है काफी हद तक ये सही लगता है, वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और उनकी गिरफ्तारी पर ध्यान रखिए, अगर सोनिया गांधी को ईडी में 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है तो इस समय विपक्ष को यह पूरा क्लियर संदेश दिया जा चुका है कि अब किसी के भी साथ में कुछ भी हो सकता है अगर गांधी परिवार की श्रेष्ठ एक शीर्ष पर बैठी नेता के साथ में यह किया जा सकता है। शरद पवार का पावर कट तो पहले ही किया जा चुका है। अनिल परब, अनिल देशमुख, नवाब मलिक ये अभी भी जेल में ही है। शरद पवार की बेटी को जिस तरीके से वो पॉलिटिकल आगे बढ़ाना चाहते थे वो नहीं बढ़ा पाए किसी भी तरीके से। और साथ ही कॉपरेटिव पर जो उनका धंधा था उस धंधे पर जो सिस्टमैटिक तरीके से लात मारी गई है, ये बहुत बड़ी बात थी। और कॉपरेटिव चुनाव में अब किसान भी वोट डाल सकेंगे, इसका विरोध उस शरद पवार ने किया जो खुद 10 साल कृषि मंत्री रहे हैं। और वो कहते हैं कि भाई किसानों को वोट डालने का हक कॉपरेटिव चुनावों में क्यों होना चाहिए। ये पावर कट जो किया गया है शरद पवार का, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी अच्छी खासी बनी बनाई सरकार चल रही थी जिसके केंद्र में चाहे उद्धव ठाकरे थे, लेकिन सरकार चलाने का जो मजा ले रहे थे, मजा लूट रहे थे, ये शरद पवार लूट रहे थे। सोचिएगा आप किस तरीके से विपक्ष को कंफ्यूज किया गया है कि वो मार्गरेट अल्वा जो बहुत क्लियरली संजय गांधी के साथ में जो दूसरे बड़े गड़बड़ लोग थे उस समय, चाहे वो भोपाल गैस लीक की हम बात करें या फिर है ना क्वात्रोची की बात करें या फिर जिस तरीके से जो अगस्ता वेस्टलैंड जो घोटाले हुए हैं उनमें बात करें, इन सब में आपस में एक समझौता, एक संबंध
थे उसके बारे में अपनी किताब में लिख चुकी हैं अच्छे खासे तरीके से। कर्नाटक में टिकट बेचे गए थे कांग्रेस के, इसके बारे में वो अपनी किताब में लिख चुकी हैं बहुत खुले तरीके से। ऐसे में मार्gaरेट अल्वा को जो दूर कहीं पर भेज दी गई थी उन्हें वापस लाया जाता है, क्योंकि अगर गांधी नेहरू परिवार के बारे में कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो 100 में से 99 लोग बाहर ठिकाने लगा दिए जाते हैं। लेकिन मार्gaरेट अल्वा को वापस लाया जाना, ये विपक्ष का बड़ा कंफ्यूजन दिखाई देता है कि उनके सामने कोई विकल्प अब साफ शेष जो है वो नहीं रह गया। एंड दैट इज वाई मैं आपसे कह सकता हूं कि 2024 की तैयारियों के लिए मोदी जी इतने जबरदस्त मूड में समय दिखाई दे रहे हैं। 15 अगस्त तक भी एक बड़ा परिवर्तन किसी एक राज्य में आप देख सकते हैं। और मैं यह कहना चाहूंगा बहुत क्लियरली कि 2022 की दीपावली से पहले आपको बहुत सारे पटाखे फूटने को मिलेंगे अलग अलग राज्यों में। आप देखते जाइए क्या होता है। 2022-2023 हालांकि भारत के लिए बहुत खतरनाक है। भारत चाहे वो पीएफआई हो या कोई और संगठन बहुत कोशिशें करेंगे भारत को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन फिर भी हमें भारत के इस समय राजनीतिक नेतृत्व से कम इतनी तो आस है कि वो हमें किसी न किसी तौर पर बचा के लेके जाएंगे। जागरण का काम चाहे हम हो या कोई और चैनल, किसी भी तरीके से जो कर सकते हैं वो हम करने की अपनी तरफ से प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन 2024 के बाद एक बार फिर दोहराता हूं, हिंदुत्व विल बी अनस्टॉपेबल। और उसकी तैयारियां, उसकी बात मोदी और योगी के साथ में आगे बढ़ चुकी है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराइएगा। आपको ठीक लगता है कि हम राष्ट्र धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें धर्मांश पत्रम पुष्पम के माध्यम से आर्थिक सहयोग अवश्य प्रेषित करते रहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।